हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आज साइंस की एक नई प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाई हूँ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे मैं लेकर आ रही हूँ। तो आप बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को खुद से पहले करने की कोशिश कीजिएगा और अपने स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर नोटिफिकेशन। और टाइम टेबल जितनी भी प्रैक्टिस सेट है उसकी दी हुई है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक हम आपको इसमें दे देंगे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें भी करंट अफेयर्स खरीदने हैं, मतलब हम बहुत ही मिनिमल प्राइस पे करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं ईयरली मंथली। तो वो क्योंकि आप जानते हो कि इंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर इसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्लोनल सेलेक्शन कैन बी यूज्ड इन। क्लोनल सेलेक्शन किस में यूज़ किया जाता है? आपको बता दूं, क्लोनल कहने का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ प्लांट, मतलब जैसे अगर कोई ये इस तरह का कोई प्लांट है तो इससे जब प्रोडक्शन हो तो सेम टाइप का हो, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम टाइप का अगर प्रोजनी बनता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन किस में होगा? इसके ऑप्शंस हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, व्हीट एंड पोटैटो। व्हीट में आप जानते हो सीड से प्रोडक्शन होती है, सीड डाला जाता है उसमें, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम आए। मस्टर्ड में भी वही होता है, ग्राउंडनट में भी वही होता है, लेकिन सिर्फ पोटैटो है जिसमें क्लोनल सिलेक्शन आप देख सकते हो। इसमें आप जानते हो कि पोटैटो में बडिंग होती है, उसके जो आईज होते हैं वो उसको हम सॉइल में दबाते हैं और वहाँ से फिर नए प्लांट डेवलप होते हैं। तो ये आपका क्लोनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ parasites within parasites is a phenomenon known as। एक पैरासाइट के अंदर दूसरे पैरासाइट के रहने को हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कमेंसलिज्म, हाइपर पैरासाइटिज्म, एंडो पैरासाइटिज्म एंड एक्टो पैरासाइटिज्म। आप जानते हो कमेंसलिज्म का मतलब होता है ये इंटरेक्शन होती है। कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, ये सारे इंट्रैक्शंस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच। कमेंसलिज्म में होता है एक को सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को ना नुकसान हो रहा होता है ना फ़ायदा हो रहा होता है। वही एमेंसलिज्म होता है, एमेंसलिज्म उसमें एक को नुकसान हो रहा होता है और दूसरे को न फ़ायदा होता है न नुकसान। पैरासाइटिज्म जो होती है उसमें एक को नुकसान हो रहा होता है और दूसरे को फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि एक जो है वो फूड या किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो पैरासाइटिज्म भी अलग अलग तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइटिज्म, एक्टो पैरासाइटिज्म, हाइपर पैरासाइटिज्म, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं। तो उसमें पैरासाइट विदिन पैरासाइट जो फिनोमेनन है वो उसे हम हाइपर पैरासाइटिज्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। The smallest organism capable of autonomous growth and reproduction is। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से ग्रोथ करता है या उसमें रिप्रोडक्शन होता है, जितने भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है जो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें सेम चीज़ होती है। इसके ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे स्मॉलेस्ट टर्म यूज कर रहा है, जो स्मॉलेस्ट आप जानते हो माइकोप्लाज्मा होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। माइकोप्लाज्मा जो है वो उस पर सेल वॉल अवेलेबल नहीं होता है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो कर सकता है, और ये दुनिया का मतलब इस अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इन, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड बर्लिन। तो आप जानते हो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है संरक्षा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं मलेरिया रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, टीबी रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट एंड नन ऑफ दीज। मलेरिया रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट एंड एड्स रिसर्च कंट्रोल प्रोजेक्ट ये दोनों ही बेंगलुरु में है। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। इसके अलावा मलेरिया भी बेंगलुरु में है। टीबी रिसर्च जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ये दिल्ली में है टीबी रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट। अब है कि संरक्षा हम किसे कहते हैं, मतलब संरक्षा किसके लिए? ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और ये बनाया गया था बेसिकली। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट बेंगलुरु को हम संरक्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नाको इज डीलिंग विथ। नाको किससे रिलेटेड है? इसके ऑप्शंस हैं कैंसर, चाइल्ड हेल्थ केयर, एड्स एंड नन। इसका अगर आप फुल फॉर्म जानोगे तो आप इसका आंसर ईजिली कर पाओगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हम सिंपली नाको कहते हैं और इसका आंसर एड्स होगा। अगला क्वेश्चन है CDRI इज लोकेटेड इन। CDRI कहाँ है? इसके ऑप्शंस है इलाहाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु एंड लखनऊ। CDRI का मतलब है, फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट। इनमें से कौन सा बायोडीजल प्लांट है? इसके ऑप्शंस है इसबगोल, बेलाडोना, एजा डायरेक्टा एंड जेट्रोफा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जेट्रोफा। बेलाडोना हेलुसिनेशन कॉज करता है, हेलुसिनेटिंग एजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसबगोल आप जानते हो यूज किया जाता है जनरली, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड एजा डायरेक्टा एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल कॉन्टेन्स। ये आप सब लोग जानते हो कि क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि प्लांट्स में अवेलेबल होता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके ऑप्शंस हैं आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। बेसिकली क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हीमोग्लोबिन, हीम जहाँ भी आएगा वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होगा, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होगा, मतलब क्लोरोफिल में आयरन नहीं होगा। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और ये एक पायरॉल रिंग होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। C20 मतलब 20 कार्बन अवेलेबल होते हैं इसमें, और 20 कार्बन के बीच एक मैग्नीशियम अवेलेबल होता है। तो ये आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड। ह्यूमन यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है, ये क्यों होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम एंड फिनोलिक्रोम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूरोक्रोम। एक्चुअली इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम यूरिडीन कहते हैं, यूरिडीन, और यहीं से आता है ये यूरोक्रोम। तो इसी की वजह से येलो कलर होता है। या जो स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, वो भी इसी की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन। कितना बारिश होगा ये किस पे डिपेंड करता है? इसके ऑप्शंस हैं एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाटर साइकिल एंड टेम्परेचर।
इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा इन्वायरमेंट में उतना ज़्यादा बारिश होगा। तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि बारिश कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग इज। ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए सबसे सुटेबल क्रॉप कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पोटैटो, शुगर केन, सन हेम्प एंड ग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सन हेम्प जो है वो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉलियर एप्लीकेशन इज। फॉलियर एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया एंड डीएपी। तो फॉलियर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है यूरिया। इसके आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन एंड एसिटिलीन। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो। बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि बायोगैस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ऑप्शंस में दोनों ही दिए हुए रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप बोथ आंसर करोगे, और अगर बोथ का ऑप्शन ना हो तो आप मीथेन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव की तरह कौन सा इनमें से यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस, ट्राइक्लोराइड, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ग्रेफाइट एक्सप्लोसिव की तरह यूज नहीं हो सकता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी एक्सप्लोसिव की तरह यूज नहीं होता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फ्यूल। इसमें से कौन सा नेचुरल फ्यूल है? इसके ऑप्शंस हैं कोल गैस, टार, कोक एंड पेट्रोलियम। जनरली हम समझते हैं कि कोल गैस भी नेचुरल फ्यूल है, लेकिन ये नेचुरल फ्यूल इसको हम नहीं मानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, पेट्रोलियम को हम नेचुरल फ्यूल मानते हैं। टार या कोक, टार आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा आप कोक को जलाने के बाद ये मिलता है, और कोक भी आप कोल को जब जलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो कोक का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ फाउंड इन मोलासिस। मोलासिस में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मोलासिस में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। इस एंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्यूटारिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, या एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। मैंने एसिड और बेस चैप्टर में ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स में वैसे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में साइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड भी ग्रेप्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ग्रेप्स काफ़ी एसिडिक होता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेप्स कभी भी नहीं खाना चाहिए। बहुत स्मॉल अमाउंट में खाइए, वो हेल्दी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू। शुगर का फर्मेंटेशन जो है वो उससे क्या बनता है? इसके ऑप्शंस हैं इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक
एसिड एंड क्लोरोफिल। फर्मेंटेशन से कभी भी क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और फर्मेंटेशन में किसी भी तरह के एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये जो अल्कोहल है ये इथाइल अल्कोहल होता है और इसी वजह से जो मतलब विदाउट ऑक्सीजन अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं और ये फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? इसके ऑप्शंस है ब्यूटाडाइन, इथिलीन, आइसोप्रीन एंड स्टाइरिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नेचुरल रबर में आइसोप्रीन प्रेजेंट होता है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आप अपना स्कोर हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपने कितना किया है इसमें, और अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।